चैप्टर 11 रिटर्न टू वेस्ट सिटी 2। जैन पूरी रात अपने दिलो-दिमाग की इस जद्दोजहद में इतना उलझी रही कि उसे एक पल नींद भी नहीं आई। अगली सुबह वह हर रोज से पहले ही उठ गई। उठना क्या था, वह रात भर सोई ही नहीं थी। पूरी रात भर बस यहाँ वहाँ करवट बदलती रही। फिर जब थोड़ी सुबह हुई तो उठकर घर के कुछ जरूरी कामों में उलझ गई। जैन ने आथा का नाश्ता, उसके कपड़े वगैरह तैयार किए और उसके लिए एक नोट लिखकर टेबल पर रख दिया और उसे सोता छोड़कर घर से बाहर आ गई और अपने दिमाग की शांति के लिए सीधे चर्च की तरफ चले गई। जैन चर्च की गेट के बाहर खड़े होकर वह इतनी सुबह सुबह अंदर जाने और ना जाने का सोच ही रही थी कि फादर ने उसे गेट पर खड़े देखकर सवाल किया। जैन माय चाइल्ड, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे? फादर विक्टर, पीछे से आती आवाज सुन जैन ने पीछे मुड़कर चौंकते हुए कहा। जैन को खड़े देख फादर ने मुस्कुराते हुए दोबारा सवाल किया। जैन, हाउ आर यू माई चाइल्ड, इज एवरीथिंग ओके? आर्थर ठीक तो है ना? कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। यस फादर, एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड आर्थर इज आल्सो फाइन। फादर के एक साथ इतने सारे सवाल सुन जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैन फादर को पिछले 6 सालों से जानती थी। जब वह पहली बार इस शहर आई थी तो उसका सारा सामान चोरी हो गया। वह उस दिन भूखी प्यासी इसी चर्च के बाहर खड़ी थी तब फादर विक्टर ने ही उसे खाना खिलाया और उसे बहुत दिनों तक यहाँ पर रखा था। तब से लेकर आज तक जैन ने फादर विक्टर को अपना गॉड फादर मानती आई। वह उन्हें बहुत मानती है क्योंकि उन्होंने उसको उस वक्त हौसला और सहारा दिया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके मुश्किल हालातों में उन्होंने हर वक्त साथ ही नहीं दिया था, बल्कि उन मुश्किल हालातों से लड़ना भी सिखाया था। फादर विक्टर की दी हुई हिम्मत थी कि जैन जैसी एक कमजोर लड़की को टूटकर उठना उसे खुद को संभालना सिखाया। और शायद वह नहीं होते तो वह उसी दिन हिम्मत हारकर कोई गलत फैसला ले चुकी होती। जैन के लिए फादर विक्टर नैन्सी और विली की तरह ही उसके परिवार का हिस्सा था। वह परिवार जिन्होंने अपना ना होते हुए भी उसे अपनापन दिया और उसका हर मुश्किल हालात में साथ दिया था। और इन 6 सालों में भले ही सब बदल चुका था, पर उनके बीच का रिश्ता आज भी वही था। जैन का सवाल सुन फादर ने उसकी ओर देखकर थोड़ा हैरानी से सवाल किया। डॉट कोट, फिर आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है माई चाइल्ड? कुछ नहीं फादर, बस काफी दिनों से यहाँ आई थी इसलिए सोचा आ जाऊं। डॉट 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 डॉट। ये तो बहुत अच्छी बात है जैन, हमको थोड़ा काम है, हम वो करके आता है तब तक। आप अंदर जाओ। ओके फादर, जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वहां से चर्च के भीतर चले गई। अंदर चर्च में बैठी जैन गॉड से प्रार्थना कर रही थी। काफी देर तक वह बैठी हुई अपने मन की भड़ास निकालती रही, पर जब मन थोड़ा शांत हुआ तो फादर को बाय बोल वहां से घर की तरफ आ गई। जैन घर पहुंची तो आर्थर उसका इंतजार कर रहा था। जैन को देखते ही वह मॉमी कहते हुए दौड़कर उसके गले लग गया। आथ को इतना परेशान देख जैन ने सवाल किया। स्वीटी क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मॉम, अंकल विली ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वह आपसे आकर जल्दी मिले। डॉट 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 डॉट। जैन का सवाल सुन आर्थर ने एक सांस में कहा। आर्थर की बात सुन जैन थोड़ा परेशान हुई, पर उसने खुद को शांत करते हुए आथ को जवाब दिया। ओके हनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मॉम ही सैद वो आज यहाँ से जा रहे हैं और हमारा वो रेस्टोरेंट भी उन्होंने बेच दिया है। जैन को जाते देख आथ ने रोकते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। आथ के मुंह से ये बात सुनकर जैन थोड़ा हैरान रह गई। उसे पता तो था कि विली जाने वाला था, पर इतनी जल्दी जाएगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। पर उसके पीछे की वजह क्या थी, अभी वो जानना ज्यादा जरूरी था। जैन ने आर्थर को वहीं रहने को कहकर सीधे नीचे विली के कमरे की तरफ भागी। जैन नीचे पहुंची तो विली के कमरे में सारा सामान यहाँ वहां बिखरा हुआ था और सामान के बीचों बीच खड़ा विली अपनी पैकिंग में बिजी था। विली को सारे सामान के साथ देख जैन से घबराए हुए सवाल किया। ब्रदर विली, क्या हुआ, आप सारा सामान क्यों पैक कर रहे हैं? आप तो कुछ दिनों बाद जाने वाले थे ना, फिर ये सब क्या है, आप सामान क्यों पैक कर रहे हैं? डॉट 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 डॉट। जैन, तुम कब आई? जैन को वहां देख विली ने कहा। विली की बात सुन जैन ने बिना उसके सवाल का जवाब दिए अपना सवाल दोबारा दोहरा दिया। जैन का दोबारा वही सवाल को सुन विली के पास उसका जवाब देने के सिवा कोई
रास्ता नहीं बचा, उसने एक पल लंबी गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। जैन। तुम्हें बताया तो था मुझे 1-2 दिन में यहाँ से जाना है, पर अचानक नैन्सी के डॉक्टर की कॉल आई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कल ही करना होगा, इसीलिए मुझे आज ही जाना पड़ रहा है। वैसे तुम फिक्र मत करना, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। रेस्टोरेंट भी सही रेट में बिक गया, उससे जो पैसे मिले थे उनसे मैंने उस ब्रोकर्स का हिसाब भी कर दिया है। बाकी बचे पैसों से नैन्सी का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारी सैलरी भी मैंने अलग से रख ली है, ये लो। विली ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर जैन की ओर बढ़ाते हुए कहा। विली की जाने की बात सुन जैन को एकदम शौक रह गई। यह सब इतनी जल्दीबाजी में होने की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैन को इस तरह मायूस देख विली ने उसकी तरफ एक कार्ड देते हुए कहा, जैन अपनी जॉब की टेंशन मत लो, उसके बारे में मैंने ब्रदर पीटर से सारी बातें कर ली है और सब कुछ सेटल भी हो गया है। तुम्हारे रहने की भी कोई टेंशन नहीं है और तो और लिटिल जीनियस की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहाँ घर के पास ही एक अच्छा किड्स स्कूल भी है और आने जाने की भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी। उन्होंने कहा वह सब संभाल लेंगे, अब बस तुम्हें वहाँ जाना है। और ये लो उनका कार्ड, तुम खुद उनसे बात कर लो, फिर जो सही लगे वो करना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 थैंक यू ब्रदर विली, पर क्या आपका जाना अभी जरूरी है? आप जानते हैं ना, आपके चले जाने से मैं और आथा अकेले पड़ जाएंगे। जानता हूँ जैन, इसीलिए कह रहा हूँ वहाँ चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप तो जानते हैं ये फैसला लेना मेरे लिए मुश्किल है ब्रदर विली, जैन ने धीरे से जवाब दिया। इस बारे में सोचो जैन, ये एक बहुत अच्छा मौका है और ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। प्लीज सोचो। ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी ब्रदर विली, पर अभी आप मुझे अपनी पैकिंग में मदद करने दीजिए, तभी आप वक्त पर जा पाएंगे। ओह जैन, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत थी। सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था ये इतना मुश्किल काम है। खैर तुम हो तो यकीन है हो जाएगा। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा और सारा सामान पैक करने में जुट गई। फिर कुछ देर बाद पैकिंग खत्म हुई तो बाकी बचा सामान उन्होंने बेच दिया। ये सारा काम खत्म होते होते सुबह से दोपहर हो गई और विली की गाड़ी का वक्त भी उसके पैक करने के कुछ ही देर बाद बाहर कैब ड्राइवर भी पहुंच गया। विली ने जैन और ड्राइवर की मदद से अपना सारा सामान और लगेज गाड़ी में रखवा दिया और आथा और जैन को गुड बाय कहते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। यह सब छोड़कर जाना विली के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, ना जैन और आथा के लिए। वो चारों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा थे, पर अचानक नैन्सी के एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। उसे अपने घर वापस लौटना पड़ा और अब विली को भी जैन के लिए एक के बाद एक का इस तरह जाते देखना बहुत मुश्किल था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी मुश्किलों से जाकर आथा और विली ने उसको शांत कराकर गुड बाय बोलने के लिए राजी किया था। विली के जाने के बाद सब शांत हो गया उस घर में। अब जैन और छोटे से आथा के सिवाय कोई नहीं था। जैन को ऐसा महसूस हो रहा जैसे सब तरफ सन्नाटा छा गया हो। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सच्चाई को एक्सेप्ट करना। वह उसके जाने से बहुत बुरी तरह टूट गई थी, एकदम खामोश सी, पर आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। जैन को इस हालत में देख आर्थर को बुरा लग रहा था। वह जैन को रोकना चाहता था, पर अपने आप को एक्सप्रेस करना उसके लिए मुश्किल था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे जैन को धीरे से हक कर लिया। आथा के हक से जैन शांत हो गई। उसके एक सिंपल हग ने बिना कुछ कहे भी जैन के चेहरे पर एक स्माइल ला दी। वह जानती थी कि आथा का नेचर अलग है, उसे लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है, ना अपने इमोशन जाहिर करना, पर उसका यूं बिना कुछ कहे भी सपोर्ट करना भी जैन के लिए काफी था। जैन काफी देर रोने के बाद शांत हो गई और आथा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके साथ अपने कमरे की तरफ चले गई। अपने कमरे में बैठी जैन अपने सामने खड़ी नई मुसीबत को लेकर परेशान थी। रेस्टोरेंट के बंद हो जाने के बाद अब उसके पास न कोई जॉब थी और न ही पैसे। अपने रहने और खाने पीने की चिंता को लेकर वह परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। एक तरफ उसके दिमाग में विली की कही बातें घूम रही थी तो दूसरी तरफ घर चलाने की फिक्र पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। काफी देर तक सोचने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो जैन ने एक नंबर डायल किया, पर उसके कुछ कहने से पहले दूसरी तरफ से ऐसा कुछ कहा जिसे सुन जैन ने घबराते हुए थोड़ी देर में वहां पहुंचने को कहकर फोन कट कर दिया और जल्दी से अपना फोन और बैग लिए घर से निकल गई।
अगले आधे घंटे बाद जैन हॉस्पिटल में थी और सामने बेड पर एक 60-70 साल की लेडी बैठी हुई थी। जैन को वहां देखकर वह खुश होते हुए उसकी तरफ आ गई। उन्हें इस तरह अपनी ओर आते देख जैन ने दौड़कर उन्हें बेड पर बिठा दिया और उनका हाथ पकड़े सवाल किया, ग्रैंड माँ वाल्टर, ये सब कैसे हुआ और आप अकेले वहां क्या कर रही थी? डॉट 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 जेनी माय गर्ल, तुम आ गई। मैं तुम्हें मिलने के लिए आ रही थी। मैंने अपने पोते से कहा कि वह मुझे तुमसे मिलाने ले आए, पर तुम तो जानती हो वह बहुत बिजी रहता है, उसके पास इतना वक्त नहीं था, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। पर देखो, रास्ते में ऐसा हो गया। मिसेज वाल्टर ने बच्चों की तरह पाउट करते हुए कहा। मिसेज वाल्टर जैन के लिए एक वेल विशर की तरह थी। उसकी मुलाकात उनसे 1 साल पहले इसी तरह के एक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। उस दिन उसने उनकी जान बचाई थी और उसी एक्सीडेंट के बाद से मिसेज वाल्टर को जैन इतनी पसंद आई कि वह कभी कभार उससे मिलने आ जाया करती। जैन मिसेज वाल्टर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, पर उसे उनका प्यार से बात करना पसंद था, इसीलिए वह जब भी उससे मिलने आती तो वह खुशी खुशी उनके साथ कुछ वक्त गुजार लिया करती। पर धीरे धीरे जैन को मिसेज वाल्टर अच्छी लगने लगी और बस यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। हालांकि ये दोस्ती टीनेजर्स की तरह नहीं थी, पर जैन को उनसे हमेशा एक फैमिली और बड़े होने का एहसास मिलता, इसलिए उसे उनके साथ बात करना पसंद था। डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। मिसेज वाल्टर को पाउट बनाते हुए देख जैन ने थोड़ा शांत होकर कहा, उद्धरण चिन्ह, फिर भी आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो। ओह लिटिल जैनी, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। तुम बात बात पर सबके लिए परेशान हो जाती हो। माय सिली गर्ल, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ये तो छोटी बातें होते रहती है। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुमसे ये सब बातें करने नहीं आई थी। दरअसल मैं कुछ वक्त के लिए अपने पोते के साथ वेस्ट सिटी जा रही हूँ। तो तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, इसीलिए सोचा जाने से पहले तुमसे और मेरे लिटिल आर्थर से मिलकर जाऊं। वेस्ट सिटी। ग्रैंडमा वाल्टर के मुंह से वेस्ट सिटी का नाम सुन जैन ने चौंकते हुए कहा, क्योंकि बीते 2 दिनों में आज दूसरी बार उसके सामने वेस्ट सिटी का नाम आया था। जैन को अपनी बात पर इस तरह हैरान होते देख मिसेज वाल्टर ने सवाल किया। डॉट 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 जैनी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नो नो, आई एम फाइन ग्रैंडमा, जैन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। जेनी, यू आर नॉट फाइन, समथिंग है हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड माई गर्ल। ग्रैंडमा वाल्टर की बात सुन जैन ने उन्हें सारी बातें बता दी। उसके रेस्टोरेंट से लेकर वेस्ट सिटी में जॉब ऑफर मिलने तक की जैन की सारी बातें सुनने के बाद मिसेज वाल्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैन, यह अच्छी बात है, एक बेटर जॉब है और बाकी चीजें भी। फिर तुम जाना क्यों नहीं चाहती? प्रॉब्लम क्या है? आथ ग्रैंड माँ, मुझे नहीं पता उसे अच्छा लगेगा या नहीं, आप तो जानती है उसे कहीं जाना पसंद नहीं है। पता नहीं इस बात पर क्या रिएक्ट करेगा, और मेरी अपनी भी कुछ वजह है जिस वजह से मैं वहां नहीं जाना चाहती। जैन, आथ से बात करो तभी तुम्हें पता चलेगा। और जैन, अगर तुम फिर भी वहां जॉब नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अपने पोते से बात कर उसकी कंपनी में जॉब दिलवाने की बात करूंगी। पर जैन, अभी वह वेस्ट सिटी में है तो थोड़ा वक्त लगेगा। थैंक यू, पर इसकी जरूरत नहीं है ग्रैंड माँ, मैं आथ से बात करके देखती हूँ तभी कुछ फैसला कर पाऊंगी। ठीक है जैन, पर मुझे उम्मीद सब ठीक होगा। खैर जैन, मेरी चोट ज्यादा गहरा नहीं है तो अब चलना चाहिए, वरना कुछ देर में सब ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। ओके ग्रैंड माँ, यू विश। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मिसेज वाल्टर की बात पर जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उनका हाथ पकड़े हॉस्पिटल से बाहर आ गए। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वह कैब का इंतजार कर ही रहे थे कि मिसेज वाल्टर का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। अपने ड्राइवर को देख मिसेज वाल्टर ने थोड़ी राहत सांस ली और जैन को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ वहां से चले गई। उनके जाने के बाद जैन हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कश्मकश में थी कि वह घर वापस जाए या जॉब की तलाश में। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जैन ने बैग से फोन निकाल कर देखा तो आथा की कॉल थी। उसकी कॉल देख आनिया ने अपनी हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा तो वह शाम के 5 बजा रही थी। घड़ी में इतना वक्त देख जैन जॉब का ख्याल छोड़ जल्दी से कैब ली और घर की तरफ निकल गई। डॉट 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 जैन घर पहुंची तो ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। घर पहुंचते पहुंचते वह थक भी चुकी
थी, इसलिए घर में घुसते ही उसने जल्दी से अपने शूज उतार कर शूज रैक में रखे और सोफे में जाकर लेट गई। जैन के आने की आवाज आथ ने सुनी तो अपने रूम से बाहर आ गया। Welcome home, mommy. Where you were? I was so worried. सॉरी हनी, मैं थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली मैं आज ग्रैंड माँ वाल्टर से मिली थी। डू यू रिमेम्बर द ओल्ड लेडी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था? डॉट 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 या आई रिमेम्बर मॉम, बट व्हाट हैपेंड टू हर? शी है स्मॉल एक्सीडेंट, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। वैसे आपने खाना खाया? मैं आपके लिए खाना फ्रिज में रख कर गई थी, मुझे पक्का पता है आपने नहीं खाया होगा। जैन ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। बाय द वे हनी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। बोलिए मॉम, आर्थर ने सोफे पर बैठे बैठे कहा। हनी, यू नो ना, अंकल विली यहाँ से चले गए हैं और रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका है। सो मम्मा के पास कोई जॉब नहीं है और हो सकता है हमें ये घर भी खाली करना पड़े। बट अंकल विली ने मम्मा को एक जॉब ऑफर की है, पर उसके लिए हमें दूसरे टाउन जाना होगा। पर मम्मा ने अभी कुछ नहीं सोचा। मम्मा पहले आपसे जानना चाहती थी आप क्या चाहते हैं। मम्मा वांट्स टू नो व्हाट यू वांट हनी। कोट डॉट 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 माई ब्यूटीफुल मॉमी, वाई शुड आई हैव प्रॉब्लम विथ डेट? आर्थर ने जैन की ओर देखकर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। आर्थर की बात सुन जैन मुस्कुरा गई। उसने किचन से बाहर आकर आर्थर के पास सोफे पर बैठते हुए कहा, हनी, यू नो योर हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो यू कैन टेल मी ओपनली व्हाट यू वांट, ओके? मॉम, या प्लेस डजंट मैटर टू मी। मेरे लिए जहां हम साथ है वो चीज मैटर करती है। सो डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हैप्पी, ओके? ओह माई सिली बॉय, वाई आर यू सो स्वीट? यू नो वॉट मम्मा लव्स यू सो मच। आई नो मॉम, आथ ने भौहें ऊपर करते हुए कहा। आथ को ऐसे करते देख जैन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया और थोड़ा रिलैक्स होते हुए वापस किचन की तरफ चले गई और डिनर बनाने में बिजी हो गई। आथ की बात से उस रात जैन थोड़ा शांत हो गई। उसने सारी बातों पर गौर कर वापस शहर लौटने का फैसला किया, पर उसके दिल की घबराहट पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी वह बहुत उलझन में थी, पर पहले से थोड़ा कम। एस्टरिस्क 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 दूसरी तरफ जैक्सन वेस्ट सिटी में था आज सुबह जब उसे वेस्ट सिटी के हेड ऑफिस में चल रही गड़बड़ की खबर मिली तो वह सुबह की पहली फ्लाइट लेकर वहां के लिए निकल गया। वॉल्टर्स एमिप्रे का हेड ऑफिस वेस्ट सिटी के बीचों बीच में था। वह शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंची इमारत में से एक, जो शहर के हर यूथ का ड्रीम वर्ल्ड था और जहां जॉब करने के सपने हर कोई देखता था। वैसे तो वॉल्टर्स एम्पायर वेस्ट सिटी ही नहीं, बाकी शहरों में सबसे बड़ी कंपनी और उसके ब्रांचों में से एक थी, पर हेड ऑफिस की बात कुछ और थी। इस वक्त शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग वॉल्टर्स एम्पायर के ऑफिस में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। वहां बैठे छोटे से लेकर बड़े तक हर स्टाफ के मन में सवाल था कि उनका अगला प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। वैसे तो सब अच्छे से जानते थे कि वॉल्टर्स एम्पायर का असल ओनर जैक्सन वाल्टर है, पर वह कई सालों से जैक्सन वेस्ट सिटी का हेड ऑफिस छोड़कर अपने फॉरेनर डिपार्टमेंट के बिजनेस संभाल रहा था। इसीलिए जैक्सन के सौतेले भाई डैनियल जैक्सन टेम्परेरी सीईओ बनाया गया था। हालांकि अब भी सारे राइट जैक्सन के पास थे, लेकिन कुछ वक्त से डैनियल ने अपने सारे मैनेजर और शेयर होल्डर को अपनी तरफ कर वहां का सीईओ बनने की पूरी तैयारी में लगा हुआ था। और जब ये खबर जैक्सन तक पहुंची तो वह अगली ही फ्लाइट लेकर वेस्ट सिटी के लिए निकल गया। डैनियल जैक्सन की सौतेली मां इमेला जैक्सन और उसके फादर निकोलस जैक्सन का बेटा था। जैक्सन की मॉम का मिस्टर निकोलस से सालों पहले डाइवोर्स हो गया था और डाइवोर्स के बाद उन्होंने डैनियल की मॉम से शादी कर ली वॉल्टर्स विला में। उसकी सटेप मॉम और डैड के अलावा उसकी ग्रैंड माँ मिसेज रोजी वाल्टर और उसके ग्रैंडपा मिस्टर चार्ल्स वाल्टर और उसके साथ साथ अंकल और आंटी का परिवार भी था। कुल मिलाकर वो लोग एक बड़े परिवार का हिस्सा थे। हालांकि उन सबके बीच ज्यादा कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं था। सब एक दूसरे से आपसी मतलब के लिए थे और दूसरी साथ रहने की बड़ी वजह मिस्टर चार्ल्स वाल्टर थे। जैक्सन के अंकल मिस्टर ड्यूक शहर के जाने माने डॉक्टर थे, जबकि आंट जेनिफर उसकी ही ऑफिस में हेड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थी। उसकी अंकल और आंटी के दो बच्चे थे, जिनमें मैक्सवेल वाल्टर और छोटी बेटी एड्रिया वाल्टर थी। मैक्सवेल का अपना होटल बिजनेस था तो एड्रिया फॉरेन में पढ़ाई कर रही थी। वॉल्टर्स एम्पायर के पुराने इतिहास की माने तो उनका सारा बिजनेस मिस्टर चार्ल्स
वाल्ट ने ही अपने बलबूते पर खड़ा किया था और सालों तक उन्होंने संभाला भी। पर कुछ साल पहले जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने अपनी कंपनी अपने दोनों बेटों के बजाय 17 साल के जैक्सन को सौंप दी। उस वक्त उनके इस फैसले पर सबने सवाल खड़े किया, यहाँ तक कि कई शेयर होल्डर ने अपने पैसे वापस भी ले लिए। पर जैक्सन ने इतनी समझदारी से उस ऑफिस को संभाला कि सब हैरान रह गए। उसने कुछ ही सालों में मेहनत कर उसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया था और आज वह इस मुकाम पर खड़ा था कि बिजनेस की दुनिया में देश में ही नहीं विदेशों में भी उसका नाम था। वॉल्टर्स एम्पायर मीटिंग रूम में सारे हेड डायरेक्टर और शेयर होल्डर अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक की बड़ी सी चेयर पर डैनियल पूरे एटीट्यूड में बैठा हुआ था, जबकि सारे शेयर होल्डर आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। शायद उनमें से कुछ लोग इस बार को लेकर डरे हुए थे। उन सब की बहस चल ही रही थी। ऑफिस के जोर एक झटके से खुला। डोर के अचानक से खुलने से सबने झटके से उस ओर देखा तो सामने से एंटर होते शख्स को देख सबकी आंखें फटी रह गई। सब डर के मारे एक साथ अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए। राइटिंग हैंड मेट द पास्ट अगेन। वेस्ट सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी जैन अपने एक साथ में आथका हाथ तो दूसरे हाथ में लगेज लिए खड़ी अपने आसपास देख रही थी उस शहर को जिसे वह सालों पहले छोड़कर गई थी। पर आज यहाँ सब कुछ बदला हुआ था। सालों पहले एक रोज वह इसी एयरपोर्ट पर खड़े होकर उसने इस शहर को अलविदा कहा था और यहाँ कभी ना लौटने की कसम खाई थी। वह उस शहर में फिर कभी नहीं लौटना चाहती जिस शहर में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई थी, जहां उसका रेप हुआ था और उसके अपने परिवार ने उसका साथ न देकर उसे ही धक्के देकर घर से निकाल दिया था। इस शहर से उसकी इतनी सारी कड़वी यादें जुड़ी थी कि वह यहाँ फिर कभी पलटकर भी नहीं आना चाहती। जैन की आंखों के सामने एक बार फिर उसकी सारी यादें एक एक कर किसी फ्लैश बैक की तरह घूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था। उस बात को आज 6 साल बीत गए थे, पर उसके जहन की यादें, उनका कड़वापन आज भी वैसा ही और उसकी इस शहर से नफरत भी। इन 6 सालों में जैन ने ना जाने कितनी ही बार इस शहर लौटकर आने के ख्वाब देखे थे। अक्सर उसके मन में एक ही सवाल आता कि अगर किसी रोज फिर उसकी मुलाकात उसके अतीत से हुई तो वह किस तरह सामना करेगी, किस तरह वह फेस करेगी सैरन और अपनी सौतेली माँ के मुस्कुराते चेहरे के पीछे उन छुपे इल्जामों को और उन तमाम लोगों के सवालों को जो उसकी जार जार हुई आबरू और उसकी बेइज्जती के गवाह थे। यह सब सोचकर उसे हर पल नफरत सी होने लगती। मगर ऐसा भी नहीं था कि कभी उसका लौटकर आने का दिल नहीं किया था। हाँ, वह अलग बात थी कि वह ऐसा चाहती नहीं थी, पर सच तो ये था कि इस शहर में अब भी ऐसा कुछ था जो उसे यहाँ लौटकर आने के लिए मजबूर कर देता। जेन अक्सर जोई, जेसन और अपने डैड मिस्टर स्मिथ को याद करती, हालांकि जोई के अलावा कोई उसे याद करता भी होगा या नहीं, यह सवाल अक्सर वह सोचती। क्या उन्होंने उसे याद किया होगा या उसे भूल गए होंगे? ऐसे अनगिनत सवाल थे जो वह रात रात भर सोचा करती, पर बावजूद इसके वह कभी मुड़कर यहाँ लौटने का और उसने मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और कहीं ना कहीं उन सबकी मोहब्बत से ज्यादा यहाँ से जुड़ी कड़वी यादें उसे रोक देती। इसीलिए इतने सालों तक वह चाहकर भी कभी लौट नहीं पाई। पर किस्मत का खेल कहें या मजबूरी, वह उसी जगह खड़ी थी जहां उसने कभी न लौट कर आने की कसम खाई थी। जैन एक अजीब से कश्मकश में खड़ी थी। उसके मन में बहुत सी उथल पुथल मची हुई थी। वो सारी नफरत और कड़वाहट सब एक साथ उसके जहन में चल रही थी। एक पल के लिए तो उसके मन में ख्याल आया कि वह वापस लौट जाए, पर अगले पल आथके ख्याल ने उसके कदम रोक दिए। उसने अपने साथ खड़े मासूम से आथके चेहरे को देखा तो उसकी सारी नफरत उसकी एक मुस्कुराहट ने कम कर दी। जैन आथ के बारे में सोचकर एकदम से शांत सी हो गई। जैन को इस तरह चुपचाप खड़े देख लिटिल आथ ने जैन का हाथ पकड़ते हुए सवाल किया, मॉम व्हाट हैपन? अमम। आथ का सवाल सुन जैन ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। जैन को इस तरह देखते देख आथ ने अपना सवाल दोहरा दिया। What happened mom? What are you thinking? Nothing serious sweetie. Let's go. जैन ने आथ की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा और उसका हाथ पकड़े वहां से आगे की तरफ बढ़ गई है। जैन आथ को लिए वहां से निकल ही रही थी कि सामने से अचानक बहुत सी भीड़ जमा हो गई। उन भीड़ में ज्यादातर रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर थे। अचानक से अपने सामने इतनी भीड़ देख जैन घबराते हुए आथ का हाथ पकड़कर थोड़ा दूर हट गई। जैन ने भीड़ से थोड़ा दूर हटकर भीड़ इकट्ठी होने का रीजन जानने के लिए जैन
ने भीड़ की तरफ देखा तो उस भीड़ के बीचों बीच खड़े एक शख्स होकर देख उसकी धड़कने रुक सी गई। उसे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया है यहाँ तक कि उसे अपनी सांसें भी महसूस नहीं हुई क्योंकि सामने जेसन खड़ा था उसका। जेसन जिसे देखने के लिए मिलने के लिए उसने ना जाने कितनी दुआएं की थी और आज वह बिन मांगे ही उसके सामने खड़ा था। जेसन हमेशा की तरह आई कैचिंग हैंडसम और मुस्कुराता चेहरा लिए भीड़ के बीचों बीच किसी स्टार की तरह साइन करता हुआ खड़ा था। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट जिसके लिए जैन के साथ साथ शहर की हर लड़की पागल थी और शायद लोगों का उसके लिए पागल होना लाजमी भी था क्योंकि वह सिटी का मोस्ट हैंडसम बैचलर ही नहीं बल्कि शहर का सेकेंड मोस्ट वांटेड पसंद और रिच बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी शहर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। उसके पास अच्छी शक्ल और सूरत के साथ साथ पैसा नाम शोहरात सब कुछ था। ऐसा कुछ नहीं था जो उसके पास नहीं था। जेसन को सालों बाद अपने सामने देखकर एक पल को तो जैन भी सब कुछ भूल गई। उसका मन किया कि वह दौड़कर उसके गले लग जाए और अपने तमाम शिकायतें उससे कह डाले, पर इससे पहले कि वह कुछ कहती पीछे से आती एक आवाज ने उसे हकीकत में लाकर खड़ा कर दिया। वह आवाज जैन अच्छे से जानती थी। वह और कोई नहीं बल्कि सैरन की तरह थी। हर बार की तरह आज भी सैरन स्वीट एलिगेंट लेडी की तरह प्यार से जेसन को आवाज देते हुए उसके साथ आकर खड़ी हो गई। उसके आते ही हमेशा की तरह फिर सारी लाइट उस पर आकर रुक गई और रुकना लाजमी भी था क्योंकि वह शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। यही वजह थी कि वह जहां भी जाती लोगों की भीड़ उसके लिए पागल हो जाती। हालांकि हकीकत में वह कितनी बुरी थी कोई नहीं जानता था। सैरन और जेसन को एक दूसरे का हाथ पकड़े देख वहां आए रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर ने सैरन से सवाल किया, मिस सैरन, हमने सुना कि आप मिस्टर जेसन से शादी करने, क्या यह सच है? डॉट 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 वेल, अभी कुछ भी हमने सोचा तो नहीं है क्योंकि फिलहाल तो मैं अपने एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही हूँ, पर हाँ, हम इस बारे में सोचेंगे जरूर। उस रिपोर्टर का सवाल सुन सैरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस सैरन, हमने ये भी सुना है कि क्या आप वॉल्टर्स एम्पायर का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही। इसका मतलब यह है कि आप जेसन ग्रुप छोड़ रही है। हमें बताएं मेम, क्या है सच है? भीड़ में से किसी रिपोर्टर ने सवाल किया। उस रिपोर्टर का सवाल सुन सैरन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए जवाब दिया, नो कमेंट्स, इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। सो एक्सक्यूज अस प्लीज। सैरन ने जेसन का हाथ पकड़कर वहां से जाते जाते कहा। सैरन और जेसन को जाते देख रिपोर्ट्स ने रोकना चाहा पर उसके पहले ही जेसन के बॉडीगार्ड्स ने आकर उनको रोक दिया। जैन सामने खड़ी ये सब देख रही उसकी आंखों के सामने ही आज फिर उसका जेसन किसी और का हाथ पकड़े चले गया। उन दोनों को जाते देख उसे ऐसा लगा वह फिर वहीं आकर खड़ी हो गई हो जहां सालों पहले खड़ी थी उस रोज। जैन ने जेसन को अपनी सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसके सामने रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, पर जेसन इसी तरह सैरन का हाथ पकड़े वहां से चला गया था। उसने एक बार पलट कर देखने तक की जहमत तक नहीं उठाई थी और आज भी वैसा ही था। बस फर्क इतना था कि आज हालत बदल चुके थे। जेसन की इस बेरुखी को देख एक पल को तो जैन यह भी भूल गई थी कि वह अब जैन टेलर नहीं बल्कि एक नया नाम, नई पहचान, नए चेहरे के साथ थी जिसे यहाँ कोई नहीं जानता था। अपना पुराना नाम तो वह सालों पहले ही कहीं दफन कर चुकी थी। अब पूरी दुनिया के लिए वह थी तो सिर्फ मारिया डिसूजा, विली डिसूजा की बहन। पर उस नाम के पीछे की असल हकीकत क्या थी सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। सालों पहले विली ने उसे लोगों से बचाने के लिए उसे अपनी मरी हुई बहन का नाम दिया था। इत्तेफाक से जब जैन विली से मिली थी उसके कुछ ही महीने पहले विली की बहन मारिया की एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उसके एक्सीडेंट के कुछ ही महीने बाद जैन की मुलाकात विली और नैन्सी से हुई थी और उन्होंने ही जैन के कहने पर उसे अपना नाम और पहचान दी थी। जैन ने पिछले कई सालों से एक नई पहचान, नए चेहरे के साथ जी रही थी। वह चेहरा जो ना जैन के चेहरे की तरह खूबसूरत था, ना ही ऐसा कि लोग उसे पलट कर देखे। जैन ने जानबूझकर खुद को उस भद्दे से मेकअप के पीछे सालों से छुपाया था। हालांकि ऐसा तो वह पहले भी करती आई थी, पर पहले वह खुद को थोड़ा गंदा बनाए रखती थी, लेकिन ब्लॉसम सिटी जाने के बाद उसने खुद को इस तरह बदल लिया कि लोग उसे बिल्कुल नहीं पहचान सकते थे। जैन जानती थी कि इस चेहरे को देख लोग उसके पास आना भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि अक्सर लोग उससे दूर भागते थे और जैन को
इससे कोई तकलीफ भी नहीं थी, पर जेसन का अपने मुंह पर इस तरह पलट कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। अगले ही सेकंड जेन अपने सपनों की दुनिया से हकीकत में लौट आई और उन ख्याली सपनों को वहीं पीछे छोड़कर आथा का हाथ पकड़े एयरपोर्ट से बाहर आ गई। बाहर आकर जेन ने मिस्टर पीटर के ड्राइवर का नंबर डायल किया और साइड में खड़े होकर ड्राइवर का इंतजार करने लगी। जैन की कॉल के कुछ ही देर बाद ड्राइवर वहां पर था। उस ड्राइवर से सारी चीजें कंफर्म होने के बाद जैन आथा के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गई। एस्टरिस्क 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 वॉल्टर्स एम्पायर के मीटिंग रूम में दरवाजा खुलने की आवाज से सबकी नजरें दरवाजे पर जाकर रुक गई। दरवाजे पर जैक्सन को खड़े देख सबके सब प्रेसिडेंट कहते हुए अपनी चेयर से उठ खड़े हो गए, ऐसे जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। सबकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उन शॉक में देख जैक्सन सबको इग्नोर कर डैनियल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही डैनियल चेयर से उठकर खड़ा हो गया। डैनियल को साइड होते देख जैक्सन ने उस चेयर में बैठते हुए उन सबके चेहरों की ओर देखने लगा और अपने रूथलेस एक्सप्रेशन लिए सवाल किया, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? जैक्सन ने अपने डोमिनियरिंग अंदाज में सवाल किया। जैक्सन का सवाल सुन सबकी हालत खराब हो गई। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली, क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने बोलने की कोशिश भी की तो अगले दिन वह सड़क पर आ चुके होंगे। वहां बैठे किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जैक्सन को जवाब दे सके। सबके सब बुत बने एक दूसरे को देख रहे थे। उन सबको बुत बने देख जैक्सन ने इम्पेशेंट होकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी पुरानी सेक्रेटरी की ओर देखकर सवाल किया, लीजा आंसर मी। जैक्सन का सवाल सुनते ही लीजा ने उसे सारी कहानी सुना दी। लीजा की बात खत्म होते होते जैक्सन के चेहरे के रंग बुरी तरह बदल गए थे। उसने गुस्से से सबकी ओर देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू डू दिस बिहाइंड माई बैक? डू यू ऑल रियली थिंक आई वॉन्ट नो सीरियसली? जैक्सन ने सबकी तरफ देख मार्क करते हुए कहा, सॉरी सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम तो बस यहाँ सीईओ डैनियल कहने पर आए थे। उन्होंने ही यह मीटिंग अरेंज की थी। जैक्सन को गुस्से में देख वहां बैठे एक शेयर होल्डर ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनना ही था कि जैक्सन ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, एवरीवन गेट आउट फ्रॉम हेयर राइट नाउ और एल्स आई वॉन्ट स्पेयर एनी वन ऑफ यू। और हाँ, एक बात याद रखना, आज जो भी यहाँ हुआ उसकी सजा सबको मिलेगी, क्योंकि जैक्सन वाल्टर कभी किसी को माफ नहीं करता, स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जो उससे गद्दारी करते हैं। जैक्सन की बात सुन सबकी हालत खराब हो गई, पर वहां से इस तरह भागे की पलट कर नहीं देखा। उन सबके जाने के बाद ऑफिस में जैक्सन को छोड़कर सिर्फ 3 लोग थे, लीजा, मार्टिन और डैनियल। वहां से सब लोगों को जाते देख जैक्सन ने डैनियल की ओर देखते हुए कहा, इज देयर नथिंग एल्स डैनियल? जैक, लेट मी एक्सप्लेन, आई एम लिसनिंग, गो अहेड। जैक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल मीटिंग थी, कुछ डील्स के बारे में डिस्कस करना था और कुछ नहीं था। और तुम चाहो तो लीजा से पूछ लो, है ना लीजा? डैनियल ने लीजा की ओर देखते हुए कहा। डैनियल की बात सुन लीजा के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसे समझ नहीं आया कि वह जवाब दे या नहीं, क्योंकि एक तरफ उसके कट बॉस थे तो दूसरी तरफ फॉर्मर बॉस, और वह जानती थी कि जैक्सन को झूठ बोलने का नतीजा क्या हो सकता है। इसीलिए वह चुप हो गई, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। डैनियल की बात सुन जैक्सन ने लीजा की तरफ देखा, पर उसे जवाब ना देते देख उसने डैनियल की ओर देखकर जवाब दिया, डैनियल स्टॉप, लाइक आई नो एवरीथिंग। मेरे ऑफिस में क्या होता है मुझे हर खबर रहती है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं होगा? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि इस ऑफिस में सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी खबर मुझे रहती है। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ डिसीजन भी मैं लेता हूँ। सो स्टॉप योर excuses and listen carefully because this is the last warning. Next time I will throw you out of the office. जैक, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। डैनियल ने अपना सा मुंह लिए हुए जवाब दिया। डैनियल, इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं, बेहतर है यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना फिर जाने लायक भी नहीं रहोगे। So get lost. जैक्सन की बात सुन डैनियल गुस्से से ऑफिस से बाहर निकल गया और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। डैनियल के जाने के बाद जैक्सन ने अपना सारा काम मार्टिन को सौंपकर वॉल्टर्स विला के लिए निकल गया। वह सुबह की फ्लाइट से सीधा ऑफिस ही आया था।
उसे टाइम ही नहीं मिला कि वह घर जाता, पर अब जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका था तो वह आराम से वहां से निकल गया। जेन और आर्थर करीब आधे घंटे बाद मिस्टर पीटर के घर पर थे। एयरपोर्ट से घर आने तक के पूरे रास्ते में जेन परेशान रही। विली ने मिस्टर पीटर के बारे में कुछ बातें उसे पहले ही बताई थी, बावजूद इसके वह उनसे पहली बार मिलने को लेकर नर्वस थी। पूरे रास्ते भर वह उनके बारे में सोचती रही, तरह तरह के सवाल दिमाग में आ रहे थे, पर जब वहां पहुंची तो मिस्टर पीटर से मिलकर एक पल में सारी घबराहट दूर हो गई। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वह पहली बार उनसे मिल रही थी। मिस्टर पीटर का नेचर, उनका स्वभाव इतना खुशमिजाज था कि जैन को बिल्कुल भी अजनबीपन महसूस नहीं हुआ, उल्टा उनसे मिलकर उसे अच्छा लगा। मिस्टर पीटर उम्र में जैन से काफी बड़े थे, पर इसके विपरीत वह काफी एनर्जेटिक और रोबेले व्यक्तित्व के इंसान थे। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था उनकी उम्र 60-65 के आसपास होगी। मिस्टर पीटर के अपोजिट उनकी वाइफ काफी शांत थी, वह ज्यादा किसी बात नहीं कर रही थी, पर जितना भी जैन ने उनसे बात की उससे लगा मिसेज पीटर बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ काफी सुलझी हुई इंसान थी। अनलकीली वह पैरालाइज थी, वह चल फिर नहीं सकती थी। मिसेज पीटर की सारी जिम्मेदारी मिस्टर पीटर ने ली हुई थी। उनका सारा काम वह खुद से कर रहे थे। उनकी आंखों में उनकी पत्नी के लिए एक प्यार, एक सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उम्र के इस पड़ाव में भी दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा लग रहा था जैसे नए शादीशुदा कपल हो। उनके बीच एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी। जैन ने काफी देर तक उन दोनों से बातें करती रही। बातों बातों में 1 घंटा कब बीता पता नहीं चला। काफी देर तक बातें करने के बाद मिस्टर पीटर ने उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने को कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जैन और आर्थर अपना सामान लिए गेस्ट रूम में आकर शिफ्ट हो गए, जो कि मिस्टर पीटर ने अपने सर्वेंट से कहकर उनके लिए तैयार करवाया था। जैन और आर्थर उनके बताए कमरे में पहुंचे थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि वह रूम उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा था और वहां जरूरत की चीजें ऑलरेडी मौजूद थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनके आने से पहले ही वहां सामान शिफ्ट किया हुआ था। उन दोनों के पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उन्हें अपना सामान एडजस्ट करने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वह जैन अपने और आर्थर के कुछ कपड़ों और कुछ जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी लेकर नहीं आई थी। उसका जो भी गैर जरूरी सामान था वह वहीं छोड़ आई। उस शहर में घर के साथ साथ जो कुछ भी था लगभग सारी चीजें विली और नैन्सी की थी। उसके खुद की बस कुछ ही चीजें थी जिन्हें लाने की जहमत भी जैन ने नहीं की। उस पूरे दिन के सफर और थकान के बाद दोनों बुरी तरह थक गए थे। लिटिल आर्थर तो रूम में आते ही सो गया, पर जैन थकान के बावजूद अपना सामान सेटअप करने में बिजी हो गई। करीब आधे घंटे तक सारा सामान सेट हुआ, तब जाकर जैन ने सुकून की सांस ली। सारा सामान अपनी अपनी जगह पर सेट कर वह मुस्कुराते हुए शावर लेने चले गई। जैन शावर लेकर बाहर आई तो ऑलरेडी काफी लेट हो गई। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। जैन घड़ी की तरफ देखना अपने आप में खोई हुई सी नन्हे आर्थर के बगल में जाकर लेट गई। नन्हे से आर्थर के चेहरे पर एक सुकून था। उसे सोते देख जैन अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखों से नींद गायब थी और दिमाग में बहुत से सवाल थे। जैन के दिल में एक अजीब सी उथल पुथल सी मची हुई थी और बहुत से सवाल भी। इतने सालों तक वह जेसन से दूर रही थी, हर वक्त उसे भुलाने की कोशिश की थी, पर आज उसे सामने देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को काबू में रखना उसके बस से बाहर होते जा रहा था। जैन का मन कर रहा था कि वह अभी उसके पास दौड़कर चली जाए, उससे सवाल करे, उससे पूछे कि क्या इतने सालों में वह उसके बारे में भूल गया है। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या उसे अब भी याद है या नहीं? ऐसे बहुत से सवाल थे जो जैन को उससे करने थे, पर उसके पास कोई भी जरिया नहीं था कि वह बात कर सके। इतने सालों में उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ है, कैसा है। यह सोचकर कि कहीं वह कमजोर ना पड़ जाए, हर वक्त खुद को उससे इतना दूर रखा था, पर आज सालों बाद उसे अपने सामने देखकर सब कुछ अपने आपे से बाहर होते जा रहा था। जैन को अजीब सी क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी उसके बारे में सब कुछ जानने की। यह जानने की कि इतने सालों में वह कैसा था, उसकी लाइफ कैसी थी, वह सब कुछ जानने की जो इतने सालों में हुआ था। जैन पिछले 6 सालों में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उसे अवॉइड करने के लिए उसने इतने सालों तक ना कभी न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ी, ना कोई सोशल साइट यूज की थी। पिछले 6 सालों में जैन ने खुद को बाहरी दुनिया से जैसे पूरी तरह अलग किया हुआ था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी रेस्टोरेंट में काम करना और आर्थर की अच्छी परवरिश करना, उसे अच्छी एजुकेशन दिलाने तक ही था। उसके अलावा जैन के कोई भी बड़े सपने नहीं थे, ना ख्वाहिशें। वह तो बस आर्थर को वह सब कुछ देना चाहती थी जिसका वह हकदार था। पर आज सालों बाद उसी शहर लौटकर जैन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक अजीब सी फीलिंग। यहाँ आकर उसकी सारी यादें जैसे एक एक कर ताज़ा हो रही थी। इस शहर की हवा फिर उसे जोई की जेसन की याद दिला रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह दौड़कर उनके पास चले जाए, पर उनसे मिलने की हिम्मत अब भी उसके पास नहीं थी। जैन अपने अंदर चल रही कश्मकश में इतनी बुरी तरह उलझी हुई थी कि उसके लिए कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वह गहरी सांस लेकर मिस्टर पीटर के घर से बाहर निकल गई।
तारांकन 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 तारांकन। जैक्सन घंटे भर से अपने घर वॉल्टर्स विले के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। सुबह से शाम होने को थी, लेकिन वह अंदर जाने और ना जाने को लेकर असमंजस की स्थिति में बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बहुत सी बातें किसी मूवी सीन तरह चल रही थी कि किस तरह वह सालों पहले इस घर को छोड़कर गया चला था। उस दिन के बाद से ना कभी वह इस घर में लौटा, ना ही इस शहर, और शायद आज भी वह यहाँ नहीं लौटता अगर उसकी मजबूरी ना होती तो। उस बात को 6 साल बीत चुके थे, पर उसके दिल में आज भी उस इंसिडेंट के घाव वैसे ही थे जैसे उस रोज होश में आने के बाद थे। उस दिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उस हादसे ने उसकी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वह सालों से उस एक गुनाह को अपने सीने में दबाए जीने को मजबूर हुआ था। अपने भाई की वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी, यह सच उसे अक्सर सोने नहीं था। हर वक्त वह खुद को एक बोझ तले महसूस करता। उसके लिए वह बोझ किसी मौत ने कम नहीं था, जिसे वह चाहकर भी न कम कर पा रहा था, ना ही भुला पा रहा था। यहाँ तक कि पिछले 6 सालों में उसने हर मुमकिन कोशिश की थी उस लड़की को ढूंढने की। इस शहर की हर एक गली तक उसने तलाश करवाई थी, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ उसे उसके होने की उम्मीद थी वह हर जगह तलाश की थी, पर वह उसे कभी नहीं मिली। उस रात के बाद से वह उसकी जिंदगी से हवा की गायब हो गई और अपने साथ जैक्सन वाल्टर का सुकून, उसकी खुशियाँ, उसका सब कुछ लेकर चले गई। उस रोज के बाद से शायद ही जैक्सन ने कभी सुकून से सांस ली थी। वह अगर कभी कोशिश भी करता तो उसके अंदर का गिल्ट उसे कभी सुकून से सांस नहीं लेने देता, स्पेशली तब जब वह इस शहर में होता तो उसके दिमाग में उस लड़की की आंसुओं से भरी बेबस आंखें घूमने लगती। उसके लिए यहाँ एक पल सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि जैक्सन इतने सालों में कभी अपने घर, अपने शहर नहीं लौटा, और आज भी शायद उसकी मजबूरी नहीं होती तो वह यहाँ लौटा भी नहीं, मगर डैनियल और अपनी सौतेली माँ की साजिशों ने उसे आखिरकार यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। जैक्सन घंटे भर से गाड़ी में बैठा अपने अतीत के बारे में सोचे जा रहा था। उस लड़की के ख्याल ने एक बार फिर जैक्सन को बेचैन कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटता जा रहा है। वह परेशान सा गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। जैन घंटे भर से अपने घर के बाहर खड़ी थी। एक तरफ उसके घर का गेट था तो दूसरी तरफ जेसन के घर का गेट था। दोनों तरफ अपने अपनों के होने के बावजूद उसकी अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बस दूर से एक बार अपने डैड को, जेसन को देखना चाहती थी। उसकी नजरें पिछले 1 घंटे से कभी इस तरफ कभी उस तरफ थी, पर घंटे भर के इंतजार के बाद भी उसे कोई नहीं दिखा। जितना वक्त बीतता गया, जैन के चेहरे की मायूसी भी बढ़ती चली गई, पर रिजल्ट अब भी वही था। कितनी बार तो वह उठकर घर की बेल बजाना चाहती थी, पर दरवाजा खुलने पर क्या जवाब देगी उसे समझ नहीं आ रहा था। जैन घंटे भर तक वहां इंतजार करती रही, पर कोई बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि किसी की आवाज भी नहीं आई तो वह बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर अपने घर की तरफ बढ़ गई और माथे पर आया पसीना पोंछकर बड़ी हिम्मत से घर की डोरबेल बजा दी। अगले 5 मिनट तक सामने से कोई आवाज नहीं आई, पर छठे मिनट जब वह वापस से बेल बजाने को तैयार हुई ही थी कि किसी ने झटके से दरवाजा खोल दिया, पर सामने से दरवाजा खोलने वाले शख्स को देख जैन ने जोर आप चिल्ला उठी। राइटिंग हैंड CH14 लिटिल डेविल। जैसे कि ही दरवाजा खुला, सामने कोई अजनबी औरत खड़ी थी। अपने घर में किसी अजनबी औरत को देख जैन आप कहते हुए सवालिया नजरों उसकी ओर देखने लगी। जैन को अपनी ओर हैरानी से घूरते देख उस औरत ने सवाल किया, जी क्या काम है, किससे मिलना है आपको? उस औरत ने जैन की ओर देख सीधे से सवाल किया। उस औरत का सवाल सुन जैन चुप हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आधे खुले दरवाजे से अंदर की ओर देखने लगी, किसी छोटे से बच्चे की तरह, जैसे एक उम्मीद हो कि कोई आकर उसे आवाज देगा या उसे गले लगा लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई बाहर आया। अपने सवाल के बदले जैन को इस तरह खामोश खड़े अंदर को झांकते देख उस औरत का पारा थोड़ा हाई हो गया। उसने इस बार थोड़ी शक्ति से अपना सवाल दोहरा दिया, सॉरी। उस औरत का सवाल सुन जैन ने होश में आते हुए जवाब दिया। जैन के सॉरी ने उस औरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वह औरत गुस्से से अंदर जाने को मुड़ गई। उस औरत को इस तरह जाते देख जैन ने पीछे से सवाल किया, आई एम सॉरी आंटी, पर क्या आप बता सकती है कि मिस्टर स्मिथ कहाँ है? क्या वह घर पर नहीं है? वह कब तक आएंगे? जैन के सवाल पर इस बारे चौंकने की बारी औरत की थी। वह जी कहते हुए हैरानी से जैन की ओर पलट गई और कुछ देर तक उसे साइलेंटली घूरने के बाद जवाब दिया, क्या तुम इस घर के पुराने ओनर की बात कर रही हो? सॉरी, वो तो यहाँ से 5 साल पहले ही शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने ही ये घर हमें बेच दिया था। घर बेच दिया? पर क्यों? उनका तो पूरा परिवार यहाँ रहता था ना। हाँ, रहते तो थे, पर सालों पहले उन्होंने अपनी सौतेली बेटी की वजह से ये घर छोड़ दिया। सुना है उनकी बेटी की वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई थी, जिस वजह वो लोग यहाँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और मजबूरन उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ा। अब किसी की बेटी 18 साल की उम्र में बिना शादी के मां बन जाए तो बदनामी तो होगी ही ना, उस औरत ने अफसोस जताते हुए जवाब दिया।
उस औरत की बात सुन जैन लड़खड़ा गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में वार किया हो। वह हैरानी से खुद से ही सवाल करने, बदनामी उसकी वजह से? क्या वो सब मेरी गलती थी? क्या मैंने अपना जानबूझकर अपना रेप करवाया था? क्या किसी को अंदाजा है मैं इतने सालों से किस दर्द से गुजर रही हूँ? कैसे सबको इसमें मेरी गलती दिखाई दे सकती है? बुरा तो मेरे साथ हुआ था, फिर क्यों मुझे ही गलत ठहरा दिया गया है? क्यों? उद्धरण चिन्ह। जैन ने टूटे दिल से खुद से सवाल किया, पर जवाब उसका दिल अच्छे से जानता था कि ये शहर, यहाँ के लोग कभी उसके दर्द को नहीं समझने वाले हैं। उनके लिए वह तब भी गुनहगार थी और आज भी कोई सच नहीं जानना चाहता है, ना किसी को दिलचस्पी है। जैन को एक बार फिर टूट जाने का, बिखर जाने का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह वहीं गिर जाएगी, पर उसने जैसे तैसे हिम्मत कर खुद को संभाल लिया और बिना कुछ कहे पलट गई। जैन 2 कदम आगे चली ही थी कि उसने मुड़कर दोबारा उस औरत से सवाल किया, आंटी क्या आप बता सकती है वो अब कहाँ रहते हैं? सॉरी बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, पर सुना है उनकी फैमिली रॉक गार्डन एरिया में शिफ्ट हुई थी। उनकी दूसरी बेटी, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, मिस सेरन। वो लोग उसके फियोंसे के बंगलों में शिफ्ट हो गए हैं। वो सब शायद उनके साथ ही रहते होंगे। जेसन के साथ। फियोंसे, इस एक शब्द ने जैन के दिल में और भी गहरा घाव कर दिया। उसे लगा था शायद अब उसे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर अचानक जेसन का नाम सुन उसका चेहरा फिर से मुरझा गया। जैन के चेहरे पर ऐसे रिएक्शन देख वह लेडी सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी, पर जैन उनके सवालों को इग्नोर कर उन्हें थैंक यू आंटी बोल वहां से पलट गई। जैन सड़क किनारे चल रही थी। उसके कदम बीच बीच में लड़खड़ा रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगी। 6 साल उसने ये सब भुलाने में बिताए थे, यहाँ से, इस शहर से, पर आज सालों बाद भी कुछ नहीं बदला। आज भी सबकी नजरों में वह गुनहगार थी, उस बात की गुनहगार जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी ये सब में क्या गलती थी? वह खुद से सवाल कर रही थी। जैन की आंखों में एक बार फिर आंसू थे। उसका मन कर रहा था कि वह जोर जोर से फूट फूट कर रो पड़े, पर खुद को लोगों के बीच देख जैन ऐसा नहीं कर पाई। उसे सालों से अकेले में रोने की आदत थी। इस तरह सबको अपना दर्द जाहिर करना उसकी आदत नहीं थी। जैन हमेशा से बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी, जो सारी बातें अपने आप तक रखती है और अपने दर्द को कभी सबके सामने नहीं दिखाती थी। पर इस वक्त उसे इतनी तकलीफ हो रही थी, अपने बहते आंसू को रोकना उसके बस में नहीं था। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैन का मन किया कि वह यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, उन लोगों से कहीं दूर जहाँ कोई उसे ना देखे। उसे सड़क पर चलते लोगों की चुभती नजरें उसे अजीब महसूस करा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उससे सवाल कर रहा हो। उनके सवालों से भरी नजरें जैन को घुटन महसूस करा रही थी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और अचानक वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जैन जैसे ही जमीन पर गिरने वाली थी, उसे अपनी कमर पर 2 मजबूत हाथों का एहसास हुआ। जैन ने ब्लैंक माइंड से धीरे से आंखें खोलकर सामने देखा तो उस शख्स की साइन करती आंखें देख कुछ सेकंड के लिए वह ब्लैंक हो गई। उसकी ब्राउनिश और हल्की ग्रीन आंखें देख जैन के दिमाग में पुरानी धुंधली यादें स्पिन होने लगी। उसकी वो आंखें उसे अजीब सा फील करा रही थी। उसे ऐसा लगा कि वह कोई सपना देख रही है। जैन को अपनी ओर घूरते देख उस शख्स ने अपनी हस्की वॉइस में उसकी ओर देख सवाल किया, आर यू ओके? जैन ने उस लड़के की आवाज सुनी तो सपनों की दुनिया से बाहर आ गई। वह झटके से अपनी आंखें खोल हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। सामने स्पोर्ट्स कैप और मास्क पहने कैजुअल सूट में टॉल लड़का उसकी तरफ झुका हुआ खड़ा था और उसने अपने दोनों हाथों ने उसकी कमर पकड़ी थी। सामने खड़े लड़के को हकीकत में खड़े देख जैन पूरी तरह शॉकआउट हो गई। वह लड़खड़ाकर वापस गिरने वाली थी कि उसके गिरने से पहले ही उसने तेजी से उसे अपनी तरफ खींच लिया, पर उस शख्स ने उसे इतनी तेजी से खींचा कि दोनों स्ट्रीट के दूसरी तरफ गिर पड़े। अपने आप को गिरते देख जैन ने दोबारा आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए तो वह ब्लैकआउट हो गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो खुद को उस लड़के के ऊपर पाया। जैन ने खुद को देखा तो उसके दोनों हाथों उस लड़के की चेस्ट पर थे और उसके लिप्स उसके चेहरे पर। अपने आप को इस awkward पोजीशन में देख जैन घबराकर सॉरी कहते हुए उठ गई। आई एम सो सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? जैन ने उठकर हकलाते हुए सवाल किया। जैन की घबराए आवाज सुन जैक्सन ने उसकी तरफ देखा तो उसे इस तरह घबराते हुए देखकर उसकी आंखें उसके चेहरे पर जाकर अटक गई। जैन का मासूम और डरा हुआ चेहरा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वह हैरानी से जमीन से उठकर अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए खड़ा हो गया। जैक्सन को खुद ही रियलाइज नहीं हुआ कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसे बस इतना याद आया कि वह गाड़ी में था और अचानक सामने स्ट्रीट से एक गुजरती लड़की को देख उसे जाना पहचाना सा एहसास हुआ। उसके दिमाग में उसकी पुलिस स्टेशन वाली तस्वीरें घूमने लगी। उसके बाद उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब वह गाड़ी रोककर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने आप को उस लड़की के सामने खड़े देख जैन से ज्यादा जैक्सन खुद हैरान था। वह वहां से जाने के लिए पलटा ही था कि जैन की आवाज ने फिर उसका ध्यान खींच लिया। थैंक यू, जैन ने जाते हुए जैक्सन को देखकर कहा।
जैन की आवाज से एक बार फिर जैक्सन की हॉट बीट रुक गई। उसे उसकी आवाज सुन एक अजीब सी फीलिंग्स का एहसास हो रहा था। वह अम्यूजमेंट कंडीशन में खड़ा रह गया। कुछ मिनट बाद जब उसे एहसास हुआ तो पीछे पलट गया, पर उसके पलटने तक जैन वहां से जा चुकी थी। जैन को वहां से गायब देख जैक्सन वापस अपने कोल्ड फेस लिए अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन वक्त से पहले उठ गई। उसे मन में एक अजीब सी घबराहट और एक्साइटमेंट थी, जिस वजह से वह ढंग से सो भी नहीं पाई थी। देर रात तक यहाँ वहाँ करवटें लेने के बाद जाकर उसे नींद आई थी। हालांकि जैन ढंग से सोई नहीं थी, पर वह अपनी जॉब को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और हो भी क्यों ना, आज उसकी ड्रीम जॉब का पहला दिन जो था उसका बचपन का सपना डिजाइन करना था, और आज किस्मत से उसे उसका मौका मिल रहा था। भले ही वह खुद डिजाइन नहीं करने वाली थी, पर उस कंपनी में जॉब करना उसके लिए बहुत था। जैन वक्त के मुताबिक रेडी हो गई। मिस्टर पीटर ने उसे 9 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा था, और उनके टाइम के मुताबिक जैन सारी तैयारी कर पहले से बैठी हुई थी। वह बच्चों की तरह चहक रही थी। अपनी मॉम को पहली बार इतना एक्साइटेड देखा था, हैरान रह गया। उसने जैन के गले में हाथ डालते हुए सवाल किया, Hey beautiful mommy, why are you so excited? Are you nervous? Quote. या लिटिल बिट, जैन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और कुछ पल सोचने के बाद मुंह लटकाते हुए दोबारा सवाल किया। Sweetie, am I looking so bad? No, absolutely not. You know, mommy, you are the most prettiest and strongest mom, so don't be nervous, okay? It's just a job and I know you will do it. थैंक यू हनी, नाउ इट्स टाइम फॉर मॉमी टू गो, सो माई लव प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मॉम जल्दी ही आ जाएंगी, एंड डोंट वरी अबाउट स्कूल। मैंने अंकल पीटर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कल से आप वहां जा सकते हो। Don't worry, my beautiful mommy. आथ ने स्वीट स्माइल देते हुए जवाब दिया और जैन को गुड बाय कहकर अपने कमरे में आकर अपने आईपैड में लग गया, जो उसे जैन के पुराने बॉस ने दिया था। जैन के जाने के बाद आथ खाली बैठा नेट पर स्क्रॉल कर रहा था कि उसकी नज़र न्यूज की हेडलाइन पर पड़ी। उस न्यूज की हेडलाइन पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह तुरंत ही अपने नन्हे हाथों से फास्ट टाइप करने लगा और अगले 2 सेकंड में आईपैड पर लिखे वर्ड्स को दोबारा पढ़कर उसने ओके का बटन प्रेस कर दिया। Asterisk. जैक्सन इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने स्क्रीन पर शो हो रही लिस्ट पढ़ रहा था। उस लिस्ट को एक बार ऊपर से नीचे देखने के बाद जैक्सन ने मार्टिन की ओर देख सवाल किया, All preparations have been set, पर। Yes chief, everything is ready. सारी तैयारियां पहले से हो चुकी है और कल से यह कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कल कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है। Okay, and there is any update about this? यस प्रेसिडेंट, एक अजीब सी चीज हुई है। पहले लिस्ट में 20 टॉप मोस्ट कंपनीज और उनके हैकर थे, बट सडनली 20 से 21 हो गए। किसी ने वेबसाइट हैक कर लिस्ट में अपना नाम ऐड किया है, वो भी टाइम लिमिट से जस्ट कुछ सेकंड पहले। ये सब किया। हैरानी की बात तो ये है कि उसका आईपी एड्रेस इतना स्ट्रांग है कि हम भी उसे हैक नहीं कर पाए। उसके बारे में ज्यादा हमें कोई डिटेल्स नहीं मिली सिवाय उसके नाम के। And what is his name? Little Devil, मार्टिन ने हकलाते हुए कहा। लिटिल डेविल, इंटरेस्टिंग, जैक्सन ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन डार्क करते हुए जवाब दिया। जैक्सन के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन देख मार्टिन की हालत खराब हो गई। उसे अच्छे से पता था कि उसके बॉस द ग्रेट मिस्टर जैक्सन वाल्टर को अपने सिवाय किसी और का डोमिनियरिंग बिहेवियर पसंद नहीं है। उसे घबराहट हो रही थी, जैक्सन कहीं पूरे कंपटीशन को ही कहीं बंद ना कर दे। इसी डर में उसने बात संभालते हुए जवाब दिया, डोंट वरी प्रेसिडेंट, मैंने टीम को बोल दिया है उसका नाम लिस्ट से रिमूव दे, जल्दी ही उसका नाम लिस्ट से बाहर होगा। उसकी जरूरत नहीं है, रहने दो, बस उसका नाम और डिटेल्स दो, बाकी मैं खुद चेक कर लूंगा। ओके प्रेसिडेंट, जैक्सन की बात सुन मार्टिन ने बुरी तरह शॉक होते हुए जवाब दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि जैक्सन गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहा था। जैक्सन के चेहरे पर यह रिएक्शन बेचारा मार्टिन और बुरी तरह डरा गया। जैक्सन के ऑफिस से बाहर आते ही मार्टिन साइबर रूम की तरफ भागा और स्क्रीन पर शो हो रही आईडी नेम एड्रेस कॉपी कर प्रेसिडेंट को मेल कर दिया। अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिटिल डेविल नाम पढ़कर जैक्सन फिर से मुस्कुरा गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी और स्माइल को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, पर क्या था ये गैस करना मुश्किल था। उसका नाम पढ़कर जैक्सन के हाथ कीपैड में कंटिन्यूसली चल रहे थे और उसकी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उसका कोल्ड लुक एक्सप्रेशन अब भी उसके चेहरे पर था। जैक्सन की उंगलियां ठक ठक के शोर के साथ लगातार कीपैड पर किसी मशीन की तरह चल रही थी। करीब 5 मिनट बाद जाकर उसकी उंगलियां रुकी और उसके फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए, पर नजरें अब भी स्क्रीन पर ही थी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो रही उस डिटेल्स को पढ़कर उसके चेहरे पर डेविल वाली स्माइल थी। वह नॉट बैड कहते हुए अजीब से मुस्कुराने लगा। फर्स्ट डे इन ऑफिस। मिस्टर पीटर के दिए गए अपॉइंटमेंट टाइम से पहले ही जैन शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। कैब वाले को पेमेंट कर वह सामने की आसमान छूती बिल्डिंग को हैरानी से देख रही थी, जिसमें बड़े शब्दों में थे फैशन वर्ल्ड लिखा हुआ था।
यह नाम जैन के लिए सिर्फ एक नाम ही नहीं था बल्कि उसके लिए किसी सपने के जैसा, वह सपना जो उसने बचपन से देखा था पर सालों पहले हुए उस एक हादसे ने उससे छीन लिया। इन बीते सालों में जो कुछ हुआ उसके बाद उसने यहाँ आने की उम्मीद भी छोड़ दी। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन वह उसी जगह आकर जॉब कर सकती है। जैन को इस तरह बिल्डिंग घूरते देख ऑलमोस्ट आता जाता हर शख्स अजीब से घूर रहा था, ऐसे जैसे कोई एलियन उनके सामने खड़ा हो। पर जैन सबसे बेखबर अपनी सपनों की दुनिया में आकर खुश थी। जैन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लिए खुद को ऑल द बेस्ट कहते हुए अंदर रिसेप्शन की तरफ चले गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती है मिस्टर पीटर का ऑफिस कहाँ है? डॉट 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 डॉट। जैन ने मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट की ओर देख सवाल किया। जैन का सवाल सुन रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर से नीचे तक घूरा जैसे कि एक्सरे कर रही हो और फिर उसके कपड़े देखकर मुंह बनाते हुए अरोगेंटली जवाब दिया, पीटर सर यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पर अंकल पीटर ने कहा था कि वह कल ऑफिस आएंगे, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? जैन ने खुद से बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। जैन का जवाब रिसेप्शनिस्ट को अच्छे से सुनाई नहीं दिया, पर जैन को बड़बड़ाते देख अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। रिसेप्शनिस्ट की नजरों को नजरअंदाज कर जैन ने दोबारा सवाल किया, अंकल पीटर ने कहा तो वो आने वाले हैं, उनके साथ आज मेरी अपॉइंटमेंट थी। क्या आप उन्हें कॉल करके पूछ सकती है वो कब तक आएंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। जैन को कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने कॉल की तो मिस्टर पीटर ने थोड़ी देर में आने को कहकर रिसेप्शनिस्ट को जैन को अपने ऑफिस में बिठाने को कह दिया, लेकिन जैन को देख रिसेप्शनिस्ट उसे नीचा दिखाने के लिए ऑफिस में बिठाने के बजाय उसे यही खड़े होकर उनका इंतजार करने के लिए कह दिया। जैन के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए वह चुपचाप वेटिंग एरिया में एक कोने की चेयर पर जाकर बैठ गई। जैन को वहां बैठा देख आते जाते सभी लोग उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों को देख जैन ने खुद को देखा तो खुद में कोई चेंज नहीं दिखा, पर उन लोगों की घूरती नजरों से समझ गई कि वह उसके कपड़ों को लेकर बातें कर रहे थे। जैन को उनके घूरने से कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए उन सब कुछ इग्नोर कर वह मिस्टर पीटर के आने का इंतजार करने लगी। जैन को बैठे अभी 5 मिनट भी नहीं बीते कि अचानक गेट की तरफ से शोर होने लगा। एक साथ बहुत से लोग ऑफिस के अंदर एंटर हो गए। शोर सुन जैन जैसे ही देखने के लिए बाहर की ओर निकली तो अचानक सामने से आते हुए किसी शख्स ने टकरा गई। जैन सॉरी बोलने के लिए उस ओर मुड़ती, उससे पहले ही सामने वाले शख्स ने उस पर कुछ उड़ेल दिया। जैन के सॉरी बोलने से पहले ही वह ऊपर से नीचे तक कॉफी में नहा चुकी थी। अपने ऊपर इस तरह कॉफी गिरते देख जैन ने हैरानी से सामने की ओर देखा तो सामने खड़े इंसान को देख और भी हैरान रह गई। जैन की आंखों के सामने बड़े ही अरोगेंट अंदाज में सैरन हाथ बांधे खड़ी थी। सैरन को वहां देखकर जैन पूरी तरह हैरान रह गई। तुम यहाँ? सैरन को वहां देख जैन ने चौंकते हुए सवाल किया। जैन का सवाल सुन सैरन और उसके साथ खड़ी लड़की भी हैरान रह गई। जैन का अचानक ये सवाल सुन सब उसको घूरने से देखने लगे। उन सबको घूरते देख जैन को जब तक रियलाइज हुआ उससे पहले ही सैरन के साथ आई लड़की बदतमीजी करने लग गई। डॉट 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 डॉट। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे सामने आने कि मेरे कपड़े खराब करने की? उस लड़की ने जैन की तरफ गुस्से से हाथ बढ़ाते हुए कहा, पर सडनली रुक गई और जैन की तरफ अजीब से घूरने लगी। उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन करने के बाद तो वह लड़की और भी पागल होकर गुस्से से भड़क गई। मैनेजर कहाँ है? मुझे मैनेजर से अभी बात करनी है। आखिर इस ऑफिस में ऐसे भिखारियों को आने किसने दिया? इस लड़की की औकात तो देखो, ये यहाँ घुसी भी कैसे? पहले तो निकालो इसे यहाँ से। याक, इसने तो मेरे कपड़े भी गंदे कर दिया। सिक्योरिटी जल्दी ने धक्के मार निकालो इसे यहाँ से बाहर, उस लड़की ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा। उस लड़की की बेमतलब बात सुन जैन ने अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहा, पर वो लड़की सुनने को तैयार ही नहीं हुई। उसने बिना बात के वहां पर वहां का सारा स्टाफ, डिजाइनर, यहाँ तक कि मैनेजर को भी इकट्ठा कर दिया। कुछ ही सेकेंड में सबके सब वहां खड़े उस भीड़ में शामिल हो गए और बिना पूरी बात जाने आपस में गॉसिप करने लग गए। उन सबको बिना वजह खुशुर फुसुर करते देख जैन चुपचाप हो गई। ये लड़की तो गई, इसने तो मिस सैरन के साथ पंगा ले लिया, वो अब इसे नहीं छोड़ेंगी। जैन के पीछे खड़ी एक लड़की ने कहा। उस लड़की बात सुन साथ खड़ी लड़की ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जवाब
दिया। हाँ सच में याद नहीं लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो सेरन मेम ने उस लड़की को सबके सामने इंसल्ट किया था और थप्पड़ भी मारा था, फिर जॉब से भी निकाल दिया था। अफसोस ये लड़की तो आज ही आई है शायद। उन दोनों लड़कियों की बातें इग्नोर कर जैन शांति से वहां पर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे पता था वह लड़की उसके कपड़ों की वजह से जानबूझ कर लड़ाई कर रही है, इसीलिए वह चाहे कितनी ही माफी मांग ले पर वह उसे जाने नहीं देने वाली। इसीलिए जैन को बेहतर लगा कि वह उससे कोई बहस ही ना करे। उन सबका शोर सुन फ्लो मैनेजर वहां पहुंचे। उन्होंने वहां आते ही हालत का जायजा लेकर खामोश खड़ी जैन को शक की नजरों से घूरते हुए सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ के स्टाफ की तो नहीं हो? फिर यहाँ अंदर कैसे आई? जैन को फ्लो मैनेजर स्टाफ का कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए फ्लो मैनेजर को अचानक सवाल पूछते देख उसने उल्टा मैनेजर की तरफ देखा, सवाल किया, जी क्या आपने कुछ कहा? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? फ्लो मैनेजर ने जैन का जवाब सुना तो उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। वह एम्बेरस होकर गुस्से से सिक्योरिटी की ओर देख चिल्ला गया, सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। तुमने बिना इजाजत के अंदर आने कैसे दिया? फ्लो मैनेजर का गुस्सा देख 2 मिनट में सिक्योरिटी गार्ड्स जैन के सामने आकर खड़े हो गए। मेम हमारे साथ चलिए प्लीज, दोनों ने जैन की तरफ देखकर धीरे से कहा। पर इससे पहले कि वह दोनों जैन का हाथ पकड़ कर ले जाते, पीछे से आती आवाज ने सबको रोक दिया। सबके उस ओर मुड़कर देखा तो सामने मिस्टर पीटर खड़े थे। उन्हें वहां देख सब अपनी अपनी डेस्क की तरफ चले गए। 1 मिनट में पूरा एरिया खाली हो गया। वहां सिवाय बचे 6 लोगों के अलावा कोई नहीं था, जिसमें 2 गार्ड्स और जैन मैनेजर सेरन और उसकी दोस्त लिजा थी। फ्लो मैनेजर ने जब मिस्टर पीटर को देखा तो वह भी चुप हो गया। उन सबको चुप देख मिस्टर पीटर ने गंभीरतापूर्वक सवाल किया, यहाँ क्या चल रहा? सब इस तरह शोर क्यों कर रहे थे? हेलो अंकल मिस्टर पीटर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मिस्टर पीटर का सवाल सुन लीजा ने जवाब दिया, पर लीजा को जवाब देते देख मिस्टर पीटर बिना उसकी ओर देखे जैन के सामने जाकर खड़े हो गए और उसकी ओर देख सीरियसली सवाल किया, जैन क्या हुआ? तुम बताओ मुझे, यहाँ क्या हो रहा था और तुम बाहर खड़े क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठकर इंतजार करने को कहा था ना, फिर तुम बाहर क्या कर रही हो? मिस्टर पीटर के मुंह से ये सुन लीजा सेरन यहाँ तक कि फ्लो मैनेजर की आंखें भी बड़ी हो गई। फ्लो मैनेजर ने जल्दी से हालात का जायजा लेते हुए जवाब दिया, सर इन्होंने ने मिस लिजा की ड्रेस खराब कर दी और उन्हें वो ड्रेस आज शूट में पहननी थी, बस यही बात थी। मैनेजर की बात सुन मिस्टर पीटर ने उसकी ओर देख कहा। मिस्टर पीटर की बात सुन मैनेजर ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही फ्लो मैनेजर ने हाँ कहा, मिस्टर पीटर जैन की तरफ मुड़ गए। मिस्टर पीटर को अपनी तरफ देखते देख जैन ने भी बिना बात को बढ़ाए हाँ में इशारा कर दिया। मिस्टर आंद्रे आप एक काम कीजिए, मिस सेरन और लिजा को दूसरी ड्रेस से दीजिए। ये एक डिजाइनर कंपनी है, सो ड्रेस की कमी तो होगी नहीं। एम आई राइट? और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसी मॉडल मत ढूंढ कर लाइए, कहा जो ड्रेस के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दे। हमें मॉडल की जरूरत है, किसी ड्रामा की हीरोइन की नहीं। डॉट 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 डॉट। मिस्टर पीटर की बात सुन लीजा का पूरा चेहरा उतर गया। लीजा ये सुन कुछ कहने को हुई ही थी, सेरन ने उसे रोक दिया और हमेशा की तरह अपना एलिगेंट लेडी वाले एटीट्यूड में जवाब दिया, अंकल पीटर माफ कीजिए, लिजा थोड़ा ज्यादा बोल गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मानती हूँ, आप उसे माफ कर दीजिए, उसने यह जानबूझकर नहीं लिया। वो थोड़ा जल्दीबाजी में थी और उसी समय ये सब हो गया तो सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, पर आप फिक्र मत कीजिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा और पिछली बात के लिए तुमसे भी माफी मांगते हैं। लिजा को माफ कर दो। सेरन ने जैन की तरफ मुड़कर जवाब, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। सेरन को माफी मांगते देख मिस्टर पीट ने जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा और आज की माफी के लिए मैं आप दोनों को डिनर पर इनवाइट कर दिल से माफी मांगना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ अपना नहीं करेंगे, सेरन ने स्वीट आवाज में कहा। सेरन को इस तरह माफी मांगते देख जैन की आंखें बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सेरन जैसी लड़की किसी और की गलती के लिए सबके सामने माफी मांग कर रही है। सेरन को इस तरह बदले देख एक पल को तो जैन भी धोखा खा गई, पर सेरन की आंखों में झलक रही डबल नेस देख जैन वापस रियलिटी में लौट आ गई।
सैरन के डिनर इनविटेशन का मिस्टर पीटर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप जैन को अपने साथ आने को कहकर अपने कमरे में चले गए। जैन, तुम्हें इस तरह चुप नहीं बैठना चाहिए जहां तुम्हारी गलती नहीं है। वहां यूं चुप रहकर सब कुछ सहना नहीं चाहिए। मिस्टर पीटर ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। इट्स ओके पीटर अंकल, मुझे ऐसे बेवजह बहस करना पसंद नहीं है। हालांकि मैंने समझाने की कोशिश की पर वहां कोई सच जानना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं चुप हो गई। जानता हूँ, इसीलिए कहा खैर जाने दो ये सब बातें, तुम बैठो, कुछ पियोगी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। नहीं थैंक यू अंकल, मैं ठीक हूँ। क्या हम काम की बात करें? जैन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। जैन देखो, तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी डिग्री या एजुकेशन देखकर तुम्हें ले रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस ऑफिस की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम जिस भी पोस्ट में काम करना चाहो अपनी पसंद से उसे चुन सकती हो। थैंक यू अंकल, पर ये सब की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना इतनी क्वालिफाई हूँ, इसलिए मैं किसी पोस्ट वगैरह नहीं लेना चाहती। मैं बस यहाँ पर एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप ना नहीं करेंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे जैन, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। थैंक यू सो मच अंकल। जैन की बात सुन मिस्टर पीटर मुस्कुरा दिए और उसे ऑफिस से रिलेट बातें समझाने लगे। ऑफिस से रिलेटेड हल्की फुल्की बातें जैन को समझाकर उन्होंने अपनी असिस्टेंट को जैन को बाकी चीजें समझाने को कहे। मिस्टर पीटर के अप्रूवल के बाद जैन उनकी असिस्टेंट के साथ ऑफिस के डिजाइन डिपार्टमेंट में खड़ी थी। जैन ने जैसे ही वहां कदम रखा तो उस डिपार्टमेंट की अंदर की दुनिया का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। पूरा ऑफिस बहुत ही ब्यूटीफुली एंड कलरफुली डेकोरेटेड था। ऑफिस में हर तरफ एक अलग सा माहौल था, कहीं डेस्क पर कंप्यूटर तो कहीं डिजाइन ड्राफ्ट और तरह तरह की ड्रेसेस के सैंपल रखे हुए थे। उस ऑफिस के अंदर की दुनिया ही बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग कोई खूबसूरत और कलरफुल दुनिया है। जैन ने वहां कदम रखा तो किसी ने ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। सब अपने अपने काम में बिजी थे, शायद कोई शूटिंग चल रही थी। अंदर एक कमरे में मिस्टर पीटर के असिस्टेंट ने जैन को उसके डिजाइनर लीजेल से इंट्रोड्यूस करवा कर हल्का फुल का काम समझा दिया और डिजाइनर के कैबिन के बाहर ही एक डेस्क पर बैठकर काम करने को कहकर वहां से चले गई।